हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो आज की इस वीडियो में जो सीबीएसई ने एक बाउंसर फेंका था कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे सीबीएसई ने, उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उस पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चंस जो थे वो अपलोड किए थे। इस पार्ट का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट 2 में भी हम 15 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो कि अब हमारा 16 क्वेश्चन बनेगा सैंपल पेपर का, उसका देखते हैं। Now, Manu is a construction worker who travels between his village and the nearby city in search for work. When he is hired, he gets 10 to 15 days of work, after which he is unemployed again. Now, which category of poor does he come under? तो मनु कंस्ट्रक्शन वर्कर है, विलेज में रहता है। जब भी उसको काम की रिक्वायरमेंट होती है तो नियर बाय सिटी में चला जाता है, 10 से 15 दिन का काम मिल जाता है, उसके बाद फिर से अनएम्प्लॉयड होता है, उसके बाद फिर से काम नहीं मिलता। तो मनु एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और कौन सी कैटेगरी में आ रहा है पुअर की? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो क्रॉनिक पुअर की कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो क्रॉनिकल पुअर वो पुअर होते हैं जो कि यूजुअली पुअर होते हैं और ऑलवेज पुअर होते हैं, मोस्टली ये बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। अगर मैं चर्निंग पुअर की बात करूं, जो चर्निंग पुअर होते हैं, जो सीजनल वर्कर्स होते हैं और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो चर्निंग पुअर के अंडर आते हैं। ओकेजनली पुअर वो पुअर हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से पुअर बनते हैं, और अदरवाइज ये पुअर नहीं होते। जैसे कोई रोड साइड ढाबा वाले हैं, जैसे कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगने की वजह से इनका जो काम था वो बंद हो गया था। एग्जाम्पल बाबा का ढाबा। देन ट्रांजिट पुअर की अगर बात करें तो ये चर्निंग और ओकेजनली पुअर वाली कैटेगरी का ही पार्ट होते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करें तो आंसर हमारा क्या आएगा? क्रॉनिक पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, in which of the following ways did the British Raj impact the Indian economy most? तो कौन सा मोस्ट है? अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि ब्रिटिश राज ने इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से इंपैक्ट किया था सबसे ज्यादा। पहला ऑप्शन देखते हैं। द ब्रिटिश मेड इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथ दैट लीड टू लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवे बाय ब्रिटिश प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी इंडियंस। देखिए पहली बात तो यह है कि एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड की थी। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात रही, इंडियंस को तो रेलवे में बैठने तक नहीं दिया जाता था। अगर रेलवे की जो फर्स्ट जिसको कैटेगरी की हम कहें, सीट्स कहें, उसमें सिंपल कहा गया था कि इंडियंस अलाउड ही नहीं है। देन द ब्रिटिश एक्सपैंड देयर आर्मी विद इंडियन सिपॉइज एंड फॉट इन वॉर ओवरसीज। तो ऑल्दो ये बात सही है बट इकोनॉमिकली ज्यादा इंपैक्ट नहीं था इसका। देन ब्रिटिश प्रोवाइडेड टैक्स कंसेशंस टू रूरल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। बिल्कुल नहीं। कहां से टैक्स कंसेशन प्रोवाइड किए थे? बल्कि बहुत ज्यादा टैक्सेस होते हमारे रूरल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स पे लगा दिए थे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज इसमें क्या हुआ था, इंडिया पहले मतलब काफी जो फिनिश गुड्स है उसको एक्सपोर्ट करता था, बट जब ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज किया और उसमें क्या किया, इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ असर्शन है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट हैव फेल्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी लेवल इन रूरल इंडिया। बिल्कुल सही बात है। जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कि जिनके पास जमीनें नहीं है उनको जमीन प्रोवाइड कर दी जाए, तो वो फेलियर हुआ एक किस्म से। बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। द कैपिटा पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैज स्टेडीली डिक्लाइंड इन रूरल इंडिया ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी बात बिल्कुल सही है। बट अब जो रीजन है वो असर्शन को प्रॉपरली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात हो गई, यहाँ पे पॉवर्टी लेवल के बारे में बात चल रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, who amongst the following has received the greatest investment in human capital formation? अब इन चार ऑप्शंस में से हमने देखना है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट किसको मिली है। फर्स्ट इज अ नर्स इन अ क्लिनिक हु इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। तो अगर नर्स है, ऑल्दो नर्स भी एजुकेशन लेके बनी होगी, बट स्टिल अगर उनका हेल्थ जो है वो इल हेल्थ है, अच्छा हेल्थ नहीं है, तो हम उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाली कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन बी ऑप्शन देखते हैं। अ 12-year-old हु हेल्प्स हर मदर विद कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ऑल्दो एक स्किलफुल वर्क है, चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बच्चा काम कर रहा है। पहली बात तो 12 साल का बच्चा इंडिया में अलाउ नहीं है, क्योंकि ये एक किस्म से क्या होगी, बाल मजदूरी होगी, तो ये गलत है। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज बच्चे को जब तक एजुकेशन और हेल्थ नहीं मिलेगी
तब तक वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। देन अ 10th पास गर्ल हु वर्क्स एज अ स्टोर मैनेजर इन अ मॉल, ओके, इसको कुछ हद तक मान सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हु वर्क्स एट अ कॉल सेंटर, बट हमने देखना कि ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, तो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट तो ऑप्शन डी में है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है जो कि कॉल सेंटर में काम कर रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारी चीजें आपने बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली देखनी है कि ग्रेटेस्ट कौन सी है। अब लगेगा तो आपको कि हाँ ये भी ठीक लग रहा है, सी ऑप्शन और डी भी ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मोस्ट देखना है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं which of the following is the correct difference between physical and human capital। मैंने जो अपने कंटेंट बेस्ड वीडियो बनाए थे उसमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा डिफरेंस जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट वन इज फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल को सेल किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई मशीन है आप उस मशीन को बेच सकते हो, बट अगर आपके पास अच्छा खासा एजुकेशन है, आपके पास एक स्किल है, क्या आप उसको बेच सकते हो? हाँ, उससे पैसा जरूर कमा सकते हो, बट कोई खरीद थोड़ा ना सकता है। क्या आपका दिमाग कोई खरीद के ले जाएगा? नो। अगर बी ऑप्शन की बात करें, फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड, नो दे कैन बी सेपरेटेड। अगर आपकी कार किसी ने परचेज कर ली तो आपसे सेपरेट हो गया फिजिकल कैपिटल, वाइल ह्यूमन कैपिटल कैन नो, ह्यूमन कैपिटल को आपसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट वाइल ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड्स ओनली सोशल बेनिफिट। ये गलत है, उल्टा कर दिया। फिजिकल कैपिटल सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट प्रोवाइड करता है, whereas ह्यूमन कैपिटल सोशल बेनिफिट्स के साथ साथ प्राइवेट बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। देन ऑप्शन डी देखते हैं, द डेप्रिसिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल कैन बी अरेस्टेड विद मोर इन्वेस्टमेंट व्हाइल ह्यूमन कैपिटल विल कंटिन्यू टू डिप्लीट। ये भी उल्टा कर दिया। बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होगी ही होगी, whereas ह्यूमन कैपिटल को हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, डेप्रिशिएट होने से रोक सकते हैं कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करने से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21st क्वेश्चन, India faces educated unemployment. Even though the number of educated individuals ready for jobs has increased, they are unemployed. अब इंडिया में ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद लोगों को काम नहीं मिल रहा। Now, which of the following is the most likely? Now, this is the point, most likely the reason for this. कौन सा रीजन है? फर्स्ट देखते हैं, the supply of labor is much higher than demand. Next is investments in health have not taken place proportionally. C, although more students are enrolled in school, there is a high dropout rate. D, reverse migration has not been accompanied by alternative employment opportunities. देखिए, देखने के लिए सारी चीजें बिल्कुल सही लग रही हैं, ऑल्दो सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स हमारी सही है, बट मोस्ट लाइकली हमने देखना है। तो मोस्ट लाइकली हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है, डिमांड कम है। अगर मान लो सपोज एक जॉब अवेलेबल है, उस एक जॉब को लेने के लिए भी 10-10, 15-15 जने क्या करने हैं, उस जॉब के लिए एप्लीकेशन भर रहे हैं। आप देखो इंडिया में जॉब्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि काम करने वाले बहुत है, बट काम मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम किसकी अराइज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। और ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमारा यूथ क्या कर रहा है, हमारा यूथ हमारी कंट्री से शिफ्ट हो रहा है दूसरी कंट्री में, ताकि उनको उन कंट्री में क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जिसको हम ब्रेन ड्रेन का सिचुएशन भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Now, which of the following statements correctly represents action taken by the government towards liberalization? तो कौन-कौन सी एक्चुअल में करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? Now, P is levying heavy tariffs to discourage import and promoting the consumption of domestic goods and services. ये ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट आ गया। अगर हाई टैरिफ की बात चल रही है तो ग्लोबलाइजेशन वाले पार्ट में आ जाएगा। देन Q स्टेटमेंट देखते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी टू एनकरेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये बात बिल्कुल सही है, लिबरल कर दिया थोड़ा सा। देन आर स्टेटमेंट देखते हैं, अलाउइंग द प्राइवेट बैंक्स टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस। ये भी बात बिल्कुल सही है। आपको याद होगा जब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे तो प्राइवेट बैंक्स को अलाउ कर दिया गया था, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को कहा गया था कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करो। आरबीआई को कंट्रोलर की जगह कहा गया था आप फैसिलिटेट करो। देन लास्ट देखते हैं, फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए पहली बात तो ये है कि जब लाइसेंस कोटा परमिट राज था उस टाइम जो सरकार थी वो रेट्स को फिक्स करती थी, बट अगर हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो लिबरलाइजेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्यों फिक्स करेगी प्राइस? तो हमारा आंसर क्या होगा, जो क्यू और आर है वो ठीक है, बाकी सारे गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Which of the following policies was adopted to increase the competitive position of Indian goods in the international market? तो ऐसे कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी ताकि इंडिया के जो गुड्स हैं उनका जो पोजीशन है वो कॉम्पिटिटिव बन जाए इंटरनेशनल मार्केट में? ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड. ऑप्शन बी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड. ऑप्शन सी, द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स वाज रिड्यूस्ड. ऑप्शन डी, FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा बेटर पॉलिसी क्या थी, वो थी एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव. एक्सपोर्ट ड्यूटीज जब रिमूव की गई थी तो अगर मान लो इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है, वो बाहर सामान बेचना चाहता है, फॉरेन कंट्री में सामान बेचना चाहता है, तो उसको सामान बेचने के लिए भी उस पर टैक्स लगता था. तो जब उसको खत्म कर दिया गया तब इंडिया का जो गुड हो गया उस पर टैक्स नहीं लगेगा. जब मान लो सपोज अगर मैं पहला एग्जांपल समझाता हूँ कि 100 रुपए का कोई सामान था, उसके ऊपर कह रहे थे कि 20% आप एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करो, तो वो कितने का बन गया? 120 का बन गया. उसके बाद क्या किया, जब एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म की तो 100 का सामान अब कितना ड्यूटी पे लगेगा? 0% पे. तो वो कितने का मिलेगा? 100 का मिलेगा. अब पुराने वाले रेट से जो नया वाला रेट है वो क्या है? कम है. और आपको एक सिंपल सा लॉ पता होगा, लॉ ऑफ डिमांड. अगर प्राइस कम होता है तो उस गुड की जो डिमांड है वो क्या होनी शुरू हो जाती है? ज्यादा हो जाती है. तो इसकी वजह से जो इंडियन गुड्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द रोल ऑफ WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रोल के अंडर क्या चीज आती है? ऑप्शन ए, सेटिंग द लिमिट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन अ कंट्री. नो, दिस इज इनकरेक्ट. Then mandating the level of tax levied on foreign firms in developing countries, this is also incorrect because government देखती है ये. Aiding the development of poor countries by providing infrastructural investment, no, ये वर्ल्ड बैंक वगैरह देखते हैं. Then providing a platform for member countries to decide future tariffs related strategy, ये बात बिल्कुल सही है कि मेंबर कंट्रीज देखेंगे कि कौन सी कंट्री कितना टैरिफ लगा रही है, उसके बाद में डिस्कशन हो सकती है. ऑल्दो टैरिफ लगाने का राइट गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली टैरिफ इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. हाँ, उसके केस में क्या किया जा सकता है, अगर मान लो किसी सरकार ने टैरिफ रेज कर दिया तो दूसरा जो कंट्री है जो गुड्स बेच रहा है वो कंप्लेन कर सकता है WTO में. इतना हो सकता है. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट देखते हैं. तो 25th क्वेश्चन देखते हैं. Assuming all other variables remain constant, what will be the effect of an increase in the velocity of money? पहली बात तो ये velocity of money क्या है? Velocity of money ये है कि जो एक मनी का यूनिट है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में कितना फ्रीक्वेंट है. फ्रीक्वेंट मतलब कितनी बारी हम यूज कर रहे हैं उसको इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. और अगर इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी की बात आ गई तो इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है कि जो मनी का ट्रांजैक्शन है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है. मतलब मान लो सपोज एक पर्सन है, वो बहुत जल्दी पैसा खर्च कर रहा है, दूसरे पर्सन के पास पैसा जा रहा है, सेकंड से थर्ड के पास जा रहा है, थर्ड से फिर से फर्स्ट के पास आ रहा है. मतलब जो मूवमेंट है काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट है, मतलब परचेजिंग बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है. और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पे? तो बेसिकली उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी. अब ट्रांजैक्शनल डिमांड क्या है मनी का? ट्रांजैक्शनल डिमांड वो डिमांड होता है कि लोग सोचते हैं ना कि अगर मान लो सपोज हमें कोई खर्चा करना है तो इतना पैसा हमारी जेब में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल डिमांड. बट अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत फ्रीक्वेंट है, तो लोग सोचेंगे कि चलो हमारे पास पैसा आ ही जाएगा. तो जब पैसा आएगा तो उन्हें ज्यादा ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 26th क्वेश्चन, which of the following actions by the central bank will increase the money supply in the economy? अब अगर देखें तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स वाला पॉइंट आ गया. इसका मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ बैंकिंग चैप्टर में, बट अभी के लिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग द रेपो रेट. तो ये गलत है. अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा. क्यों कम होगा? बिकॉज जो बैंक्स है उनको महंगे रेट पे लोन मिलेगा. अगर बैंक्स को महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो बैंक फर्दर महंगे रेट्स पे लोन प्रोवाइड करेगी, और अगर बैंक्स महंगे रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी तो कोई लोन को नहीं लेगा, तो जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग द बैंक रेट. अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है जो मनी सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज होगा. बिकॉज बैंक रेट भी वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर रही है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. और अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से सस्ता पैसा मिल रहा है, रॉ मटेरियल ही सस्ता मिल रहा है, तो फाइनली जो कस्टमर है उनको भी क्या मिलेगा? सामान सस्ता मिलेगा.
और सस्ता मिलेगा तो लोग लोन लेंगे, लोग लोन्स लेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग द बैंक रेट। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, इंक्रीजिंग द रिवर्स रेपो रेट, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज जितना रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा उतना जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, आरबीआई में अपना पैसा जमा करा देंगे, वो कहेंगे आरबीआई से पैसा कमाते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में इन्वेस्ट करके। और ऑप्शन डी की बात करें, सेलिंग बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप किसी को कोई चीज सेल करते हो तो सेल करने के बाद उससे पैसा ले लेते हो, तो अगर पैसा लोगे तो मनी सप्लाई तो कम होगा, वो कहां से बढ़ेगा। इसका आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब सीबीएसई ने जो प्रैक्टिस पेपर दिया है ना, प्रैक्टिस पेपर में छोटी सी गड़बड़ की हुई है। ऑप्शन नंबर ए में भी उन्होंने डिक्रीजिंग द रेपो रेट दिया हुआ है, और अगर ऑप्शन नंबर ए भी डिक्रीजिंग है, ऑप्शन नंबर बी भी डिक्रीजिंग है, तो दोनों के दोनों सही बन रहे थे। तो इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखना। देन 27th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिजर्व रेशियो इज 20%, what will be the amount of total reserve after an initial deposit of ₹200? तो हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितने का हुआ है, 200 का, उससे टोटल डिपॉजिट कितने का होगा। टोटल डिपॉजिट फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 200 इंटू मल्टीप्लायर का वैल्यू। तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k = 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व रेशियो कितना है, 20%। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 5 टाइम्स, और अगर मैं 200 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1000 रुपीज। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मेजर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी। सो क्रेडिट कार्ड को एक्सक्लूड किया जाता है क्वांटिटी ऑफ मनी में, बिकॉज दे आर नॉट रियली अ मेथड ऑफ पेमेंट बट अ मेथड ऑफ डिफरिंग पेमेंट। अब क्रेडिट कार्ड का क्या यूज होता है कि आप क्या करते हो, मान लो सपोज व्हेन यू आर बाइंग अ मील with a credit card, the bank that issued the card pay the restaurant the amount that is due। आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा हुआ, आप बैंक का पैसा क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और आप बैंक को एश्योरेंस दे रहे हो कि हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे, एंड एट अ लेटर डेट यू विल हैव टू रीपे द बैंक परहैप्स विद इंटरेस्ट। तो बैंक आपको फ्री फंड में तो पैसा देने से रहा, तो अगर आपको बैंक को पैसा पे करना है तो बैंक को साथ में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर दिस यू माइट यूज द मनी इन योर डिमांड डिपॉजिट। तो जब आप बैंक का पैसा वापस करोगे तो आपके जो अकाउंट में पैसा जमा होगा उसका आप यूटिलाइजेशन करोगे बैंक का पैसा वापस करने में, एंड दैट मनी इज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी स्टॉक ऑफ मनी। वो पैसा जो होता है मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मनी सप्लाई का क्या होता है, C+DD। अब जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो डीडी में थोड़ा आता है, वो तो आप बैंक से ले रहे हो। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन विद एन इंक्रीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन एन इकोनॉमी। तो अगर क्रेडिट कार्ड का यूज ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा डिक्रीज इन द मनी डिमांड, बिकॉज अभी के लिए आप क्या कर रहे हो, बैंक का पैसा यूज कर रहे हो, प्रेजेंट के लिए आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हो, अब फ्यूचर में जाके बैंक को पेमेंट करोगे, डेफरिंग पेमेंट करोगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज इन द मनी डिमांड। 29th क्वेश्चन, a bank run occurs when a large number of customers of a bank withdraw their deposit simultaneously। तो बैंक रन का क्या मतलब है कि बैंक का टाटा बाय बाय हो गया, कि काफी जो लोग हैं, जो काफी कस्टमर है, देखो बैंक किस चीज पे चलता है, बैंक चलता है लोगों के डिपॉजिट्स पे। लोग अगर डिपॉजिट्स एक साथ सारा निकाल ले तो बैंक के पास क्या बचेगा। नाउ दिस कैन कॉज अ बैंक टू बिकम इनसॉल्वेंट इफ दे कैन नॉट पे बैक ऑल द डिपॉजिटर्स। आपको बैंकिंग चैप्टर के इनिशियल में समझाया था कि जो डिपॉजिटर है उन्हीं का पैसा यूज करके बैंक क्या करते हैं, फर्दर लोन प्रोवाइड करते हैं। और अगर मान लो एक साथ ही सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं वो पैसा लेने आ गए तो बैंक में गड़बड़ हो जाएगी, बैंक पैसा वापस ही नहीं कर सकता बिकॉज उन्होंने लोन दिया होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट अ बैंक मेक अ बैंक रन पॉसिबल। तो बैंक जो होता है वो बैंक रन मतलब बैंक आउट ऑफ कैश कब हो सकता है, क्या सिचुएशन है। ऑप्शन नंबर ए, banks hold only about 15% of their deposits as cash, the rest of the deposits are given out as loans। Then option B, banks have to pay a specific amount of person in whose name a check has been issued। Option C, bank charge a higher rate on loans than what they have offer on deposit। Option D, bank pay an amount to account holder as interest on deposit। देखिए बैंक को ऑब्वियस सी बात है अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिपॉजिट्स पे, देन हायर रेट्स चार्ज करते हैं लोन पे, देन बैंक्स हैव टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पर्सन इन हुज नेम ऑफ चेक हैज बीन इशूड। ये भी सही है, बट बात क्या चल रही है, बात चल रही है बैंक रन की।
बैंक रन कब हो सकता है, बैंक प्रॉब्लम में कब आ सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज अगर सिर्फ बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 15% रखेगा अपने पास कैश में और बाकी को लोन में दे देगा, तो इन टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर सारे के सारे कस्टमर मान लो आगे, तो बैंक उनको रीपे बैक नहीं कर सकता। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आरबीआई गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। आरबीआई कहता है इनको रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए, आरबीआई कहता है इनको सीआरआर मेंटेन करने के लिए, एसएलआर मेंटेन करने के लिए, और वॉल्ट कैश ये खुद ही खुद देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक गुड? तो पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं जो सारी पब्लिक यूज करती है? मेडिसिन एंड इंजेक्शन आर नॉट पब्लिक गुड्स, बुक्स एंड स्टेशनरी ये भी पब्लिक नहीं है, हाउस एंड फर्नीचर ये भी पब्लिक नहीं है। आंसर क्या है इसका? डी, लॉ एंड ऑर्डर। तो आज के जो 15 क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट कर दिए। आई नो इन 15 क्वेश्चंस को करने में काफी टाइम लगा है, बट इनका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड ऑल।